फिल्म की शुरुआत होती है एक वीरान सुनसान जगह पर बने पुराने मगर बड़े से घर से। हम देखते हैं कि डैनी नाम की एक औरत उस घर की मरम्मत में लगी हुई है, क्योंकि वहां अभी भी रिनोवेशन का काम चल रहा है। तभी जैसे ही वो थोड़ी देर के लिए वहां से हटती है, हमें एक कैमरा दिखता है जो अपने आप तस्वीरें क्लिक कर रहा होता है, जैसे कोई छुपकर सब कुछ देख रहा हो। फिर अचानक सीन कट होता है और हम एक पागल खाने के अंदर पहुंच जाते हैं। वहां इवान नाम का एक सख्त और बेरहम अर्दली नजर आता है जो मरीजों के साथ बेहद रूखा बर्ताव करता है। इसके बाद डैनी घर के किसी कोने में जाती है जहां मोबाइल नेटवर्क बहुत कम आता है, और वहां से अपने पति डॉक्टर टेड को कॉल करती है, जो उसी पागल खाने में मनोचिकित्सक है। डैनी टेड को बताती है कि वो आज रात इस नए घर में ही रुकने वाली है। बात करते करते वो अपनी बहन डार्सी को लेकर फिक्रमंद हो जाती है, जो हाल ही में कुछ हेल्थ इश्यू से जूझ रही है। कॉल के बाद डैनी कोशिश करती है कि डार्सी से भी बात कर ले ताकि उसे अगले दिन डिनर पर बुला सके, मगर डार्सी फोन नहीं उठाती। इसलिए डैनी उसे एक छोटा सा वॉइस मेल छोड़ देती है। हम कनेक्ट हो गए हैं। रात हो जाती है और घर का सन्नाटा और गहरा लगने लगता है। डैनी घर के अंदर एक छोटा सा तंबू लगाकर आराम करने की सोचती है। तभी उसे कुछ याद आता है और वो अपनी कार से जैकेट लेने के लिए बाहर निकलती है, लेकिन बाहर का माहौल अचानक अजीब सा लगने लगता है। वो अपने आसपास हल्की हल्की डरावनी आवाजें सुनती है, जैसे अंधेरे में कोई छुपकर उसे देख रहा हो। ये सब देखकर डैनी बुरी तरह घबरा जाती है। वो फौरन वापस घर के अंदर भागती है और दरवाजा जोर से बंद कर लेती है। तभी कुछ पल बाद बाहर एक अजीब सा आदमी नजर आता है। उसका नाम ओलिन है और उसकी एक आंख नकली है। ओलिन डैनी को बताता है कि उसने अभी देखा जब वो बाहर आई थी, उसी वक्त कोई उसके घर में घुस गया। ओलिन उसे चेतावनी देता है कि वो यहाँ बिल्कुल भी महफूज नहीं है और उससे अंदर जाने देने की गुजारिश करता है, मगर डैनी झिझकती है और साफ मना कर देती है। वो कहती है कि उसका पति भी बस लौटने ही वाला है, लेकिन ओलिन कहता है कि उसका पति जो डॉक्टर है दरअसल रात की शिफ्ट में काम करता है। पता चलता है कि ओलिन असल में टेड का मरीज है, जिसे हाल ही में अस्पताल से छुट्टी मिली है। वो दावा करता है कि उसने दीवारों के पार से कुछ अजीब बातें सुनी हैं। डैनी फिर भी किसी अजनबी को दरवाजा खोलने के हक में नहीं होती और धमकी देती है कि अगर वो नहीं गया तो पुलिस को फोन करेगी, लेकिन ओलिन अब भी डराने की कोशिश करता है और कहता है कि वो सिर्फ उसकी भलाई के लिए बोल रहा है। तभी डैनी ये कबूल करती है कि उसका फोन कहीं खो गया है और ओलिन के पास भी फोन नहीं है। अचानक घर के अंदर से कुछ रहस्यमय आवाजें आने लगती हैं। अब डैनी को लगने लगता है कि शायद ओलिन सच बोल रहा है। वो धीरे धीरे डरते डरते दरवाजे के पास जाती है और लॉक खोलने वाली होती है। फिर कहानी कट होती है कुछ दिनों बाद। इस बार नजारा बदलता है। अब हम देखते हैं डेक्लन बैरेट को, जो पागल खाने में भर्ती एक मरीज है। वो अपने कमरे में बैठे बैठे कुछ अजीबोगरीब रेखा चित्र बना रहा होता है। तभी उसे दरवाजे के बाहर से कुछ डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं। डरा सहमा वो फौरन अपने बिस्तर के नीचे छुप जाता है। आवाजें थमने के बाद वो धीरे से बाहर निकलता है, लेकिन सामने का नजारा देखकर उसकी रूह कांप उठती है। अगल बगल के कमरे में किसी का सिर बुरी तरह चिथड़े चिथड़े हो चुका है और लाश पड़ी है। डेक्लन जमीन से एक नकली आंख उठाता है और तब उसे एहसास होता है कि मरा हुआ शख्स कोई और नहीं बल्कि ओलिन ही है। इसके बाद कहानी एक साल आगे बढ़ती है। टेड अपनी पत्नी की जुड़वा बहन डार्सी से मिलने जाता है, जो जन्म से अंधी है। डार्सी फिर टेड को एक पुरानी जंग खाई सी घंटी दिखाती है, जिसके बारे में वो दावा करती है कि ये भूतिया है। वो बताती है कि एक जमाने में होटल में काम करने वाला एक दुष्ट बेल बॉय था जो अपनी नौकरी से नफरत करता था। एक रात किसी शराबी मेहमान की मदद करते हुए उसे सीढ़ियों से नीचे धक्का दे दिया गया और वहीं उसकी मौत हो गई। कहते हैं उस बेल बॉय की आत्मा इसी घंटी में कैद हो गई थी और अगर कोई ये घंटी बजा दे तो मरा हुआ बेल बॉय दौड़ा दौड़ा चला आता है। टेड हमेशा की तरह इन अलौकिक बातों पर हंसता है और मजाक में कहता है कि चलो बजाकर देखते हैं क्या सच में कुछ होता है। लेकिन डार्सी तुरंत सीरियस हो जाती है और चेतावनी देती है कि जो भी आखिरी दो लोग ये करने की हिम्मत दिखा पाए वो अगले ही दिन मरे हुए मिले थे। यहीं पर हमें पता चलता है कि उस रात डैनी की मौत हो गई थी और पुलिस ने उसकी हत्या का इल्जाम ओलिन पर लगा दिया था। टेड फिर डार्सी को बताता है कि असल वजह जिसकी वजह से वो उससे मिलने आया है, पिछले हफ्ते उनका एक मरीज डेक्लन बैरेट अचानक दिल का दौरा पड़ने से मर गया। उसके सामान की तलाशी लेते वक्त उन्हें ओलिन की वही नकली आंख मिली। टेड डार्सी से पूछता है कि आखिर उसे वो आंख क्यों चाहिए। डार्सी धीमे से जवाब देती है। वो जानना चाहती है कि उस वक्त ओलिन के दिमाग में क्या चल रहा था जब उसने उसकी बहन को मार डाला था। फिर थोड़ी चुप्पी के बाद डार्सी कहती है कि उन्हें अगले हफ्ते डिनर पर मिलना चाहिए, जो इत्तेफाक से डैनी की पुण्यतिथि भी है। टेड मान जाता है, लेकिन अचानक टेड खुलासा करता है कि वो इन दिनों किसी याना नाम की लड़की को डेट कर रहा है। ये सुनकर डार्सी थोड़ा ठहरती है। उसे लगता है कि टेड शायद बहुत जल्दी आगे बढ़ गया है। टेड सफाई देता है कि याना उनके अस्पताल में दवा कंपनी की रिप्रेजेंटेटिव है और डैनी की मौत के समय वो भी उसके साथ थी। टेड के जाने के बाद डार्सी अपने अपार्टमेंट में लौटती है। थोड़ी देर अकेले बैठकर वो डैनी का आखिरी वॉइसमेल प्ले करती है, जिसमें सिर्फ एक लाइन है, हम कनेक्ट हो गए हैं। डार्सी बताती है कि डैनी ने उस रात
कुछ भी अजीब होने की सच्चाई पता करने के लिए टाइम लैप्स कैमरा लगाया था, लेकिन अब तक कुछ भी हाथ नहीं लगा था। तभी डार्सी हल्के से उस नकली आंख को छूती है और एक पल में ओलिन की जिंदगी की झलकियां उसकी आंखों के सामने से गुजर जाती हैं। सच्चाई जानने के बाद वो घबराई सी अपनी दुकान लौटती है और वहां से एक पुराना पवित्र संदूक निकालती है। एक हफ्ते बाद सीन कट होता है और हम टेड को उसके देहाती से घर में देखते हैं, जो शाम को ड्यूटी पे निकलने की तैयारी कर रहा है। तभी नाराज सी याना उस पर तंज कसती है कि वो फिर रात की शिफ्ट पे जा रहा है और कहती है कि वो घर में अकेली नहीं सो पाती। फिर याना उसे डैनी का वही कैमरा दिखाती है जिसमें अब भी उनकी कुछ पुरानी तस्वीरें हैं। लेकिन बात यहीं नहीं रुकती। वो बताती है कि 2 रात पहले ली गई एक धुंधली सी तस्वीर में दरवाजे के पीछे डैनी की परछाई सी नजर आती है। टेड इसे बस डबल एक्सपोजर कहकर टाल देता है, लेकिन याना कहती है कि उसने घर के आसपास सच में डैनी की झलक देखी है। थोड़ी देर की बहस के बाद याना मान लेती है कि शायद ये नींद की कमी का असर है और तय करती है कि जब तक टेड अपनी शिफ्ट पूरी करे वो शहर वाले अपने अपार्टमेंट में ही रुकेगी। इसी बीच याना टेड को एक लकड़ी का संदूक दिखाती है जो डार्सी ने तोहफे में भेजा था। इससे पहले कि दोनों समझ पाते कि इसमें है क्या, तभी अचानक डार्सी खुद उनके घर आ धमकती है। डार्सी को सामने देखकर टेड और याना दोनों चौंक जाते हैं। डार्सी बताती है कि टेड ने ही 1 हफ्ते पहले उसे डिनर पर बुलाया था। टेड सफाई देता है कि वो तो अभी काम पे निकलने वाला है और याना भी शहर जा रही है, इसलिए आज साथ खाना शायद मुमकिन नहीं होगा। लेकिन डार्सी कहती है कि वो तो अब आ ही गई है तो अकेले ही रुक जाएगी। इसके बाद डार्सी वो संदूक खोलती है और बताती है कि ये उसकी माँ का था। टेड के चेहरे पर थोड़ी सी झिझक झलकती है, लेकिन वो मुस्कुराकर शुक्रिया कहता है। पर जैसे ही डार्सी बाथरूम की ओर जाती है, याना अपनी नाराजगी जाहिर करती है कि वो अचानक आ पहुंची है। याना को भी वो संदूक कुछ ज्यादा पसंद नहीं आता, लेकिन टेड उसे दिलासा देता है कि डार्सी के जाते ही वो इसे फेंक देंगे। जैसे ही डार्सी बाथरूम में होती है, याना संदूक का ढक्कन बंद कर देती है। तभी डार्सी बाहर आती है और बताती है कि 5वीं शादी की सालगिरह पर परंपरा के हिसाब से लकड़ी से बनी कोई चीज गिफ्ट की जाती है। वो भी जोड़ती है कि ये संदूक उसके माता पिता को उनकी 5वीं एनिवर्सरी पर एक चुड़ैल ने दिया था। लेकिन याना रूखेपन से जवाब देती है कि उसकी और टेड की अभी शादी नहीं हुई है और सीधा कहती है कि डार्सी को ये तोहफा वापस ले लेना चाहिए। दूसरी तरफ शरण असाइलम में टेड अपने ऑफिस में बैठा डेक्लन बैरेट की फाइल पलट रहा होता है। टेड फाइल पलटते पलटते ठिठक जाता है और उसे ओलिन पर हमला करते हुए बनाए गए एक डरावने लकड़ी के पुतले के अजीब अजीब रेखाचित्र मिलते हैं। उधर घर लौटकर याना शहर जाने की तैयारी में लगती है, लेकिन तभी उसकी नजर उस खौफनाक लकड़ी के पुतले पर पड़ती है जो अब संदूक से बाहर रखा हुआ है। चौंक कर याना पूछती है कि यह पुतला किसने निकाला, लेकिन डार्सी पूरी दृढ़ता से कहती है कि उसने तो ऐसा कुछ नहीं किया। ये बात याना को और बेचैन कर देती है। वो जाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि उसकी कार की चाबियां गायब है और अब उसके पास कोई और चारा नहीं बचता सिवाय इसी घर में रुकने के। अगले सीन में दोनों खाने की मेज पर आमने सामने बैठे होते हैं। मेज के पास ही वो खामोश लेकिन खौफनाक लकड़ी का पुतला भी रखा रहता है, जैसे सब कुछ चुपचाप सुन रहा हो। डार्सी थोड़ी ठहरी हुई आवाज में पूछती है, तो तुम दोनों एक दूसरे को कब से जानते हो? याना बताती है कि तकरीबन 2 साल से। वो साफ करती है कि डैनी के जाने के बाद ही उन्होंने डेटिंग शुरू की थी। फिर याना भी पलटकर डार्सी से पूछती है कि वो क्या करती है। डार्सी मुस्कुराकर बताती है कि वो एक एंटीक स्टोर चलाती है और रीडिंग भी कर सकती है। वो कहती है अगर कोई चीज किसी की त्वचा के बहुत पास रही हो तो उसे छूकर वो उस इंसान की जिंदगी के बारे में बहुत कुछ जान सकती है। बातों बातों में चर्चा घूमते हुए डैनी की मौत पर आ टिकती है। याना थोड़ी घबराई सी आवाज में मानती है कि उसे अकेले घर में रहने से डर लगता है, कहीं टेड का कोई और मरीज आकर उस पर हमला ना कर दे। लेकिन डार्सी सीधा कहती है कि उसकी बहन इतनी बेवकूफ नहीं थी कि आधी रात को किसी अजनबी को घर में घुसने दे, और फिर पूरे यकीन से कहती है ओलिन ने डैनी की हत्या नहीं की है। इसके बाद सीन अचानक फ्लैशबैक में चला जाता है उस रात पर जब सब हुआ था। हम देखते हैं कि डैनी अजीब अजीब आवाजें सुनने के बावजूद दरवाजा खोलने से इनकार कर देती है। ओलिन उसे समझाता है कि वो शहर जाकर पुलिस को बुलाएगा और उससे कहता है कि तब तक दरवाजे के पास सतर्क रहे। ओलिन के जाते ही डैनी घबराकर टॉर्च की रोशनी में इधर उधर कैमरा ढूंढती है और फिर तंबू के अंदर दुबक कर बैठ जाती है। डर के मारे उसकी सांसें तेज चलने लगती हैं और वो थरथराते हाथों से कैमरे की तस्वीरें देखने लगती हैं। लेकिन तभी एक तस्वीर में उससे कुछ ऐसा दिखता है कि उसका खून जम जाता है। उसी घर के अंदर एक नकाबपोश आदमी की परछाई। डैनी हड़बड़ाकर तंबू का पर्दा उठाकर देखती है कि कहीं वो आदमी पास तो नहीं, और ठीक उसी पल जैसे सीन स्लो मोशन में चला जाता है, नकाबपोश आदमी उसके ठीक सामने खड़ा हो जाता है और एक भारी हथौड़े से डैनी पर वार करता है। कट।
वर्तमान में याना धीमे स्वर में बताती है कि ओलिन को अपनी ही मां की बेरहमी से हत्या करने का दोषी पाया गया था और तभी से उसे मनोचिकित्सा वार्ड में बंद कर दिया गया। लेकिन डार्सी गहरी सांस लेकर कहती है कि कहानी बस इतनी सी नहीं है। असल में ओलिन की मां उस पर जुल्म करती थी। उसने उसकी एक आंख तक फोड़ दी थी और जब उसने ओलिन की दूसरी आंख भी निकालने की कोशिश की तो ओलिन को अपनी जान बचाने के लिए मजबूरन हमला करना पड़ा और आखिर में उसी में उसकी मां की मौत हो गई। डार्सी थोड़े ठहरे हुए लहजे में कहती है, अगर मैं उसकी जगह होती तो शायद मैं भी वही करती। ये सुनकर थोड़ी उलझन और डर के बीच याना धीरे से पूछती है, तो फिर अगर ओलिन ने डैनी को नहीं मारा तो फिर किसने मारा? कट टू पागलखाने का सीन। इवान जो अब भी टेड पर नजरें गड़ाए बैठा है पूछता है, तुमने ये क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी बीवी की एक अंधी जुड़वा बहन भी है? टेड चौंक कर पूछता है, तुम्हें ये कैसे पता चला? कुछ सेकंड रुककर धीमे से जवाब देता है, मैं हाल ही में एक एंटीक स्टोर गया था और जैसे ही उसने वहां ठीक ठीक डैनी जैसी दिखने वाली एक लड़की को देखा तो उसके तो मानो होश ही उड़ गए। दिल जोर जोर से धड़कने लगा और एक पल को ऐसा लगा कि बस अभी दिल का दौरा पड़ जाएगा। इसी बीच टेड के पास याना का घबराया हुआ कॉल आता है। याना झुंझलाए हुए अंदाज में बताती है कि वो डार्सी के साथ घर में फंस गई है क्योंकि उसे अपनी कार की चाबियां कहीं नहीं मिल रही हैं। फिर याना धीरे से कहती है कि डार्सी ने उससे कुछ अजीब कहा है कि असली कातिल ओलिन नहीं बल्कि उन्हीं के अस्पताल का इवान है। ये सुनकर टेड एक पल को चुप हो जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता। उसे लगता है कि शायद डार्सी की तबीयत सही नहीं है या वो कुछ ज्यादा सोच रही है। वो याना को समझाता है कि बेडरूम में जाकर अंदर से दरवाजा लॉक कर ले और कहता है कि वो जितनी जल्दी हो सके घर वापस पहुंच जाएगा। फोन रखते ही याना की नजर अचानक उस खौफनाक लकड़ी के पुतले पर पड़ती है। उसे लगता है जैसे पुतला उसे घूर रहा हो। डर के मारे उसके हाथ कांप जाते हैं और उसका फोन हाथ से फिसलकर जमीन पर गिरकर टूट जाता है। थोड़ी देर बाद वो दोबारा दिखती है तो पुतला फिर से अपनी जगह पर सीधा खड़ा होता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उस वक्त डार्सी अब भी डाइनिंग टेबल पर झुका सोया हुआ सा लगता है। डर और कुतूहल के बीच याना धीरे धीरे उस पुतले के पास जाती है। वो देखती है कि उसके सिर में कई छोटे छोटे छेद बने हुए हैं। हिम्मत जुटाकर वो अंदर झांकती है और जो देखती है उससे उसका दिल दहल उठता है। सबसे पहले उसे डैनी और डार्सी की बचपन की एक ब्लैक एंड व्हाइट सी फोटो दिखती है। फिर उनकी बड़ी उम्र की कुछ धुंधली सी तस्वीर जिसमें दोनों बहनें साथ खड़ी हैं और फिर सबसे डरावनी चीज एक इंसानी दांत और खून से भरी एक छोटी शीशी। ये सब देखकर याना के चेहरे पर डर और भी गहरा हो जाता है। अचानक डार्सी गुस्से में अपनी जगह से उठ खड़ी होती है। उसकी आंखों में अजीब सा जुनून झलकता है और वो याना को सख्त लहजे में कहती है, ये सब वापस रख दो अभी। घबराई हुई याना कांपते हाथों से उसकी बात मान लेती है और जल्दी जल्दी वो सब सामान समेटकर अपने बेडरूम की तरफ भागती है। पीछे डार्सी उस खौफनाक पुतले के पास चुपचाप बैठ जाती है, आंखें बंद करती है और कुछ बुदबुदाते हुए मानो कोई मंत्र पढ़ रही हो। अपने बेडरूम में याना सांसें रोककर डैनी और टेड के पुराने वीडियो देखती है। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल लगता है, हंसी मजाक यादें, लेकिन तभी स्क्रीन पर अचानक डैनी का भूत जैसी छवि उभर आती है। याना के दिल की धड़कन रुक सी जाती है और तभी उसकी नजर कमरे के कोने में जाती है जहां डैनी का भूत खड़ा है जो उसे घबराई आवाज में भाग जाने के लिए कह रहा होता है। डरी सहमी याना फौरन नीचे भागती है, डार्सी को हिलाकर जगाने की कोशिश करती है लेकिन डार्सी गहरी नींद में सोई रहती है या शायद सोने का नाटक करती है। उसी वक्त ट्रंक से कुछ अजीब धीमी धीमी आवाजें आने लगती है। याना डरते डरते उसका ढक्कन खोलती है और हैरानी से देखती है कि उसकी खोई हुई कार की चाबियां वहीं रखी है। वो बिना कोई टाइम वेस्ट किए याना चाबियां पकड़ती है, दरवाजे की तरफ भागती है लेकिन तभी उसे फिर से डैनी का भूत दरवाजे पर खड़ा नजर आता है। डर के मारे याना का पूरा शरीर कांप उठता है और वो किसी तरह हिम्मत जुटाकर उस भूतिया घर से बाहर की तरफ भाग जाती है। कुछ देर बाद सीन कट होता है। टेड घर लौटता है और उसे एक अंधेरे कोने में अकेली डार्सी बैठी दिखाई देती है। टेड धीमी आवाज में पूछता है, याना कहाँ है? डार्सी सिर झुकाए हुए रहस्यमयी मुस्कान के साथ जवाब देती है। फिर टेड थोड़े सख्त लहजे में पूछता है, और वो जो तुम कह रही थी डैनी की मौत के बारे में, वो सब क्या है? और डार्सी अभी उसी बात पर अड़ी रहती है। उसकी आवाज में अजीब सी कड़वाहट और यकीन झलकता है। इवान ही असली कातिल है। वो मानती है कि शुरू में उसे भी यही लगा था कि शायद ओलिन ने ही डैनी को मारा और इसलिए उसने उसकी जान ले ली, लेकिन अब उसे लगता है कि उसने एक बेगुनाह को मारकर बहुत बड़ी गलती कर दी और अब उसे इसी का बोझ उठाना होगा। ये सुनकर टेड थोड़ी देर चुप रहता है, फिर धीमे से कहता है, तुम्हें गलत फहमी हो रही है डार्सी। इवान ने डैनी को कैसे मारा जबकि वो दोनों कभी मिले ही नहीं? लेकिन डार्सी की आंखों में वो अजीब ठंडी सी चमक आ जाती है और वो धीरे से कहती है, उसने ऐसा तुम्हारे कहने पर किया था टेड। वो कहती है, तुम्हें डैनी को साफ साफ बता देना चाहिए था कि तुम अब उससे प्यार नहीं करते और तलाक चाहते हो, बजाय इसके कि उसकी जान ले लेते। और फिर सीन फ्लैशबैक में चला जाता है। हम देखते हैं
टेड अपने ऑफिस में मेज के उस पार इवान बैठा है और दोनों खामोश मगर बेहद खतरनाक साजिश की बातें कर रहे हैं। इवान थोड़ा झिझक कर पूछता है, तुम मुझसे तलाक क्यों नहीं दे सकते? टेड गहरी सांस लेता है और कहता है, डैनी मुझसे बहुत प्यार करती है, वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगी, और अगर उसे याना के बारे में पता चल गया तो मैं वो घर भी खो दूंगा जिसमें मैंने अपनी सारी जमा पूंजी लगा रखी है। इवान समझाते हुए कहता है, तो फिर घर का काम खत्म होने दो और फिर इसे डकैती जैसा दिखा देंगे। लेकिन टेड ठंडी मगर जिद्दी आवाज में कहता है, नहीं, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। और ठीक उसी वक्त पास ही अंधेरे कोने में ओलिन अपनी कोठरी की वेंट से उनकी बातें चुपचाप सुन रहा होता है। उसके चेहरे पर डर और बेचैनी की लकीरें उभर आती हैं, और जैसे ही उसे दोनों की खतरनाक योजना समझ आती है, वो किसी भी कीमत पर डैनी को चेतावनी देने के लिए दौड़ पड़ता है। वर्तमान में डार्सी अपनी आवाज में कांपता हुआ दर्द और गुस्सा लिए टेड से कहती है कि पहले उसका इरादा था उसे सीधे मार देने का, लेकिन अब उसे लगता है कि उसे पूरी तरह बर्बाद होते देखना कहीं ज्यादा भयानक सजा होगी। वो कहती है, मैं चाहती हूं कि मैं तुम्हें सब कुछ खोते हुए देखूं, तुम्हारी नौकरी, तुम्हारा घर, यहां तक कि तुम्हारी नई गर्लफ्रेंड भी। लेकिन टेड जुझलाकर लगभग चीखते हुए कहता है, यह सब झूठ है डार्सी, तुम्हें सच में लगता है मैं ऐसा कर सकता हूं? फिर थोड़ी देर रुककर वो सीधा सवाल करता है, अच्छा बताओ, क्या तुम्हें उस जासूस पीटर पर भरोसा है जो डैनी के केस का इंचार्ज था? डार्सी कुछ सेकंड के लिए चुप रहती है, फिर धीरे से कहती है, हाँ, मुझे उस पर भरोसा है। टेड एक ठंडी मुस्कान के साथ कहता है, तो फिर उसे फोन करो और सब बता दो जो तुमने मुझ पर अभी इल्जाम लगाया है। वो कहता है, पीटर तुम्हें वो सबूत दिखाएगा जो साबित करता है कि ओलिन ही कातिल है। डार्सी की आंखों में संदेह झलकता है, लेकिन टेड उसे यकीन दिलाता है, सच कह रहा हूं, तुम खुद उससे बात कर लो। फिर वो धीरे से अपना फोन मेज पर रखता है और कहता है, ये लो, मैं खुद जा रहा हूं पीटर के ऑफिस, जब उसका कॉल आए तो उठा लेना। टेड घर से बाहर निकल जाता है और डार्सी की हिम्मत उस पल बिल्कुल टूट जाती है। वो अकेली बैठकर अपनी बहन के लिए बिलक बिलक कर रो पड़ती है। लेकिन सीन कट होता है और सच्चाई सामने आती है। 76 टेड जासूस पीटर के पास जाने के बजाय सीधा अपने दफ्तर चला जाता है और वहीं से डार्सी को कॉल करता है। हम देखते हैं उसके सामने एक सीढ़ियों की जाली वाला दरवाजा खुला पड़ा है और फिर फ्लैशबैक में वो डरावना पल सामने आता है जहां टेड ने खुद वो जाली खोल दी थी, ये जानते हुए कि डार्सी अंधी है और वो गिरकर मर जाएगी। उसकी ठंडी साजिश अब पूरी तरह बेनकाब होने को है। दुर्भाग्य से जैसे ही टेड का फोन घर पर बजता है, डार्सी जो अब भी आंसुओं में डूबी हुई है, हड़बड़ाकर उठकर फोन उठाने दौड़ती है, लेकिन अंधेपन की वजह से कर नीचे जा गिरती है। उधर टेड जो अब भी इन सब अलौकिक चीजों पर यकीन नहीं करता, इवान से थोड़े झुंझलाए लहजे में पूछता है, तुमने डार्सी को कुछ बताया तो नहीं है ना? लेकिन इवान बिल्कुल ठंडे स्वर में कहता है, मैंने उससे बात तक नहीं की। तभी टेड की आवाज में हल्की सी बेचैनी झलकती है और वो कहता है, पता नहीं कैसे पर डार्सी को सब कुछ पता चल गया है। फिर वो थोड़ी देर चुप रहकर बेहद सर्द लहजे में इवान को हुक्म देता है, तुम घर जाओ और उसे खत्म कर दो। इवान भारी सांस लेकर टेड के घर पहुंचता है और जैसे ही अंदर कदम रखता है, उसकी नजर सबसे पहले उस खौफनाक लकड़ी के पुतले पर पड़ती है। फिर वो देखता है डार्सी सीढ़ियों के नीचे जमीन पर पड़ी हुई है, पर अब भी किसी तरह जिंदा है। इवान टेड को कॉल करके धीरे से कहता है, वो अब ज्यादा दिन की मेहमान नहीं है। फिर वो मरती हुई डार्सी की तरफ झुककर लगभग फुसफुसाते हुए कहता है, घबराओ मत, सब कुछ अब खत्म होने वाला है। लेकिन तभी डार्सी की टूटी हुई सांसों के बीच उसका हाथ अचानक कांपते हुए हवा में उठता है और वो बुदबुदाती है, हम जुड़े हुए हैं। इवान कुछ समझ नहीं पाता और जाने ही वाला होता है, तभी उसे नीचे तहकाने से कुछ अजीब सी फुसफुसाती आवाजें सुनाई देती हैं। डार्सी अब भी धीमे धीमे कुछ मंत्र सा पढ़ती दिखाई देती है। इवान के चेहरे पर घबराहट फैल जाती है और वो मुड़कर जाने लगता है, लेकिन तभी उसकी नजर फिर से लकड़ी के पुतले पर पड़ती है और उस पल जैसे किसी बुरे सपने में वो पुतला अचानक जिंदा हो उठता है। इवान बुरी तरह डरकर ऊपर की ओर भागता है और जान बचाने के लिए पहली मंजिल से कूद जाता है, लेकिन इस भाग दौड़ में उसका पैर बुरी तरह जख्मी हो जाता है और वो जमीन पर दर्द से कराहता हुआ गिर पड़ता है। पुतला भारी कदमों से दर्द से कराहते इवान के पास आ जाता है और उसका सिर अपने दोनों लकड़ी के हाथों में जकड़ लेता है, जैसे अभी उसकी खोपड़ी को चकनाचूर कर देगा। उसी पल डार्सी की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं और वो जाल के दरवाजे की तरफ देखती है, जहां उसे अपनी बहन डैनी का चेहरा दिखता है, मुस्कुराता हुआ, जैसे उसे लेने आई हो। डार्सी की सांसें थम जाती हैं, उसकी रूह जैसे चैन पाती है और उसी के साथ उसकी मौत हो जाती है। जैसे ही डार्सी की रूह निकलती है, वो लकड़ी का पुतला अचानक पूरी तरह से शांत और बेजान
हो जाता है। कट टू अगला सीन। इवान जो किसी तरह जिंदा बच जाता है, अब पागल खाने में बिस्तर से बना हुआ पड़ा है, चेहरा जख्मों से भरा, आंखों में थकान और डर। टेड उसी ठंडी मुस्कान के साथ उसका स्वागत करता है और कहता है, माफ करना, लेकिन तुम्हारे पुराने रिकॉर्ड की वजह से अब तुम्हें आजाद नहीं किया जा सकता। फिर वो थोड़ा झुककर धीमे से पूछता है, बताओ उस रात घर में क्या हुआ। इवान कांपती आवाज में सब कुछ बताता है, कैसे वो पुतला अचानक जिंदा हो उठा, उसका पीछा किया और उस पर हमला किया। डॉक्टर जो हमेशा की तरह इस अलौकिक कहानी पर यकीन नहीं करता, हंसते हुए कहता है, अगर पुतला सच में जिंदा था तो बाहर खींचकर जला कैसे पाए। इवान हताश होकर एक आखिरी गुहार लगाता है, मुझे एक पादरी से मिलने दो, मैं अपने सारे पाप कबूल करना चाहता हूँ। वो वादा करता है, मैं टेड का नाम नहीं लूंगा, बस अपने दिल का बोझ हल्का करना चाहता हूँ। लेकिन ठंडी नजरों से देखता है और कहता है, अगर तुमने कुछ भी बोला तो सवाल उठेंगे और फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। और यहीं पर एक और सच्चाई सामने आती है। पता चलता है कि इवान कभी इसी पागल खाने का मरीज था, लेकिन बाद में ठीक हो गया और फिर टेड ने उसे अपना आदमी बनाकर नौकरी पर रख लिया। डॉक्टर को डर था कि अगर किसी को यह पता चल गया कि उसने एक मनोरोगी के साथ इतनी गहरी मिलीभगत कर रखी थी, तो उसकी पूरी इज्जत और साख मिट्टी में मिल जाएगी। ये कहते हुए टेड एक ठंडी बेरहम नजर के साथ कमरे से बाहर निकल जाता है और इवान को वहां एक खतरनाक नरभक्षी मरीज के रहमो करम पर छोड़ देता है। वो पागल मरीज जरा भी देर नहीं करता और झपट कर इवान के घायल पैर को बुरी तरह चबाना शुरू कर देता है, जैसे सालों से भूखा हो। कट्टू कुछ देर बाद हम देखते हैं टेड घर लौट रहा है, गाड़ी में बैठा याना का छोड़ा हुआ वॉइसमेल सुनते हुए। याना की आवाज थकी और टूटी हुई सी लगती है। वो कहती है कि उसने तय कर लिया है, उनका रिश्ता अब और आगे नहीं बढ़ सकता। वो ये भी कहती है, मुझे समझ नहीं आता तुम उस घर में कैसे रह पाते हो जहां दो लोगों की इतनी डरावनी मौत हुई। टेड की आंखों में एक पल के लिए बेचैनी झलकती है, लेकिन वो फिर भी गाड़ी चलाता रहता है और आखिर घर पहुंचता है। वहां उसे डार्सी के स्टोर से भेजा गया एक छोटा सा पार्सल मिलता है। टेड जिज्ञासा से उसे खोलता है और अंदर से वही घंटी निकलती है जिसके बारे में डार्सी ने कहा था कि वो बेल बॉय के भूत से प्रेतवाधित है। थोड़ा हिचकिचाकर वो उसे मेज पर रखता है और फिर खुद को समझाता है, ये सब सिर्फ कहानियां हैं। हिम्मत करके वो घंटी का बटन दबा देता है। शुरुआत में कुछ नहीं होता और टेड उस मासूम सी घंटी की आवाज पर हल्की सी हंसी हंसता है, जैसे अपने ही डर का मजाक उड़ा रहा हो। लेकिन जैसे ही कैमरा धीमे धीमे उसके चेहरे की तरफ जूम करता है, फिल्म का पर्दा काला हो जाता है और यहीं पर कहानी एक डरावनी खामोशी के साथ खत्म हो जाती है।